हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जेस्ट फिजिक्स एग्जाम जो कि 11 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी और क्या हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें जो हर साल आते हैं जिस पर से बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कुछ जेस्ट एग्जाम का जो ओवरव्यू है वो ये कि देखिए ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो है फिजिक्स में, इसका मेन मोटिव क्या है। इसका मेन मोटिव है कि पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्सेज जो होते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, अगर उसमें एडमिशन आपको लेना है तो आप ये जेस्ट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कीजिए। इसके बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर आप इंटरव्यू अगर क्रैक कर लेते हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये एससीआरबी जो है कंडक्ट करती है। ये 2008 के अंदर जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है एक बोर्ड बनाया गया था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, जिसका काम होता है कुछ एग्जाम्स को कंडक्ट करना और साइंटिस्ट जो हैं उनको जो भी इक्विपमेंट्स है लेबोरेटरीज़ के उनको प्रोवाइड करना, फेलोशिप्स जो है या स्कॉलरशिप्स हैं उनको वो भी प्रोवाइड करवाता है ये बोर्ड। ठीक है, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स होता है और 100 मार्क्स का जो है हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है। देखिए स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की है यहाँ पर और कोई भी किसी तरीके की एज लिमिट नहीं है। एनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो भी फिजिक्स का है या कंप्यूटर साइंस का है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए पीएचडी है उसमें 32 मार्क्स गई थी, 2020 की ऑफिशियल कट ऑफ है ये, और इंटीग्रेटेड पीएचडी है उसमें कट ऑफ थी 26। यानी कि अगर आप स्कोर करते हैं इस एग्ज़ाम में 30 अराउंड, ठीक है 30 से अबाव ही समझ लीजिए, 30 से अबाव मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो फिर आप जो है यहाँ पर सेफ जोन में है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेस्ट फिजिक्स जो है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। देखिए जेस्ट एग्जाम जो है फिजिक्स में, इसमें टोटल ये 10 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। अगर मैं कहूँ ये 5 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बाद आता है। ठीक है, और ये जो आपके पास में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये लेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर से बेस्ड आपको, जैसे ऑप्टिक्स आया तो ऑप्टिक्स से बेस्ड आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स को 1 क्वेश्चन आ जाता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स इसमें 1 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये लेस इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। अगर आपने जेस्ट एग्जाम करना है तो आपको जो है क्लासिकल, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, क्वांटम, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम ही आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन जो टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बीजेटी है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है। ठीक है, डिजिटल में गेट्स हो गया, गेट से भी बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपके केस में ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटोनियन और एनालिटिकल दोनों से ही क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो गया, क्वांटम फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 45 मार्क्स यहाँ पर टोटल बनते हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स टोटल यहाँ पर 30 मार्क्स कंटेन किया हुआ है ये पार्ट। और यहाँ पर कोई किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपने यहाँ पर इंटीजर जो है वो फिल करने हैं अप टू 4 डिजिट्स। जैसे आपके केस में आंसर अगर आया 25 तो आप लिखेंगे 0025। ठीक है, 5 आपका आंसर आया तो आप लिखेंगे 0005। 0 आपका आंसर आया तो आप लिखेंगे 0000, इस तरीके से एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट सी है इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 25 मार्क्स टोटल है। और अगर इन सबको टोटल करें तो 100 मार्क्स आता है, तो 100 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पेपर 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए और सी में है और वो 1/3 की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेट के अंदर 1/4 की है, यहाँ पर 1/3 की है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है पार्ट ए में 1 मार्क्स डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर करने पर और पार्ट सी में रॉन्ग आंसर करने पर 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 12 के 12 टॉपिक्स यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर साल इससे क्वेश्चंस जो है आते हैं। जैसे फर्स्ट है सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स जो है इसमें आपको
सर्कुलर मोशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको जैसे फोर्स दे दे, ठीक है, तो उसमें आपको देखिए इसमें वायरल थ्योरम भी आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें। बीजेटी या फिर ओपैम्प, दोनों में से एक या फिर हो सकता है कि दोनों ही आ जाएं। ऐसा भी हुआ है एग्जाम्स में कि दोनों ही क्वेश्चंस जो है आए हैं, एक बीजेटी पर भी और ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर भी। प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन जो है आना ही आना है, क्योंकि मैंने ये वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एटसेट्रा। यानी कि जैसे लैग्रेंजियन दे दिया तो आपने जो है आइलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, हैमिल्टोनियन दे दिया तो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो है वो आपको याद होनी चाहिए, कैसे निकालेंगे आप, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशन है, इस तरीके से। यहाँ पर फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी हो गया, जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ये लेस इंपॉर्टेंट है, बजाय आप लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, आइलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन इक्वेशन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स, हर साल आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कोची रेसिड्यू थ्योरम, ये इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम हो, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पर। ऑपरेटर्स और कम्यूटेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिस्टम को फाइंड आउट करवा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट करवा सकता है, या हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपको गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करवा ले, ऐसा भी हो सकता है। मैक्सवेल इक्वेशंस आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, हाँ इंटीग्रल की फॉर्म में आता है, ठीक है। कोई भी इंटीग्रल जो है जिसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लग रही हो, उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हाइड्रोजन एटम से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, या तो आपको गिवन होगा या फाइंड आउट करवा सकता है, ठीक है। यहाँ से स्पेसिफिक हीट हो गया, एवरेज एनर्जी हो गया, ठीक है, इस तरीके से एटसेट्रा यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज जो है आपसे डिराइव करवा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और लास्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में साई, यानी कोई वेव फंक्शन दे दे हमें और वेव फंक्शन की मदद से हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने को फाइंड आउट करवा सकता है, ठीक है। जैसे एवरेज एनर्जी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि Lx जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए, Sx है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए, ठीक है। इस तरीके से कोई भी हमारे पास में बेस्ड जो है क्वेश्चन आ सकता है वेव फंक्शन प्रोवाइड करवा करके, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है आपने ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है। सभी फॉर्मूले रिवाइज करते जाइए और साथ ही साथ कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है उसको आप लिखते चले जाइए, एक फॉर्मूला शीट बनाइए और उसको जो है आप याद रखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगेगा कि पेपर जो पैटर्न है वो किस तरीके का है और क्या क्वेश्चंस जो है आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। नेट और गेट के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें करते हैं तो वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। क्वेश्चन वो नहीं आएंगे लेकिन वहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, ये 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माने गए हैं सब्जेक्ट्स जेस्ट के एग्जाम में। तो इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए एक्सरसाइजेस के, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप सॉल्यूशन मैनुअल जो होता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पर मिल जाता है। उससे आप जो है क्वेश्चंस जो है उनके सॉल्यूशंस को कंफर्म कीजिए और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कीजिए। जैसे हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक्स है तो गोल्डस्टीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है इसकी बुक है रीफ, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस जो हैं, उसके एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप देखिए। साथ ही साथ ग्रिफिथ्स जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और क्वांटम दोनों में यूज़ की जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक है, उसके आप जो है एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके सॉल्यूशन मैनुअल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन आपसे नहीं हो रहा है तो। देखिए 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आगे डिस्कस करते रहेंगे इसमें क्वेश्चंस जो हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे प्रोबेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, इससे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास में एक साल में आया था क्वेश्चन कि ये हमारे पास में एक पाथ गिवन है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में एक पाथ गिवन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पाथ्स के जो नाम हैं वो है R1, R2 और R3। अब कोई पर्सन जो है ना वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है चलता है, तो हो सकता है कि R1 प्लस R2 पाथ उसने चूज किया हो, या हो सकता है R1 प्लस R3 पाथ वो चूज करता हो। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्लस R2 पाथ और यू से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 प्लस R3 पाथ, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब हमें ये गिवन था कि R1 जो पाथ है हो सकता है ये ब्लॉक हो, और ब्लॉक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3।
इसी तरीके से हो सकता है कि R2 पाथ ब्लॉक्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है 1/3, और R3 जो है इस पाथ के ब्लॉक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कितनी है, 1/3 है। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल रीच एट द पॉइंट बी व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगा, यहां पर या तो ये पाथ चूज करेगा R1 R2 वाला या फिर R1 R3 वाला। तो P ऑफ R1 R2 वाला और P ऑफ R1 R3 वाला, ये पाथ जो है वो चूज करेगा। ठीक है, ये पाथ वो चूज करेगा। हो सकता है ये वाला पाथ चूज करे या फिर ये वाला, तो मैंने यहां पर और यूज किया। जब प्रोबेबिलिटी में और यूज करते हैं तो प्लस यूज किया जाएगा, और जब एंड यूज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा। अब यहां पर अगर R1 R2 पाथ चूज करता है तो इसने पाथ चूज किया R1 वाला एंड R2 वाला। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड प्लस में यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R3। ठीक है, देखिए या तो ये वाला पाथ अगर चूज करेगा तो प्रोबेबिलिटी R1 पाथ जो है उसके ब्लॉक ना होने की कितनी है वो यहां पर लिखा गया है। ब्लॉक होगा तो फिर ये पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर ब्लॉक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1/3 है, तो ब्लॉक नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हमें 2/3 से मतलब है, हमें 1/3 से मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब यहां पर एंड यूज इसलिए किया है क्योंकि अगर R1 पाथ चूज किया तो R2 पाथ तो वो ऑब्वियसली चूज करेगा। सो R1 एंड R2 पाथ और R1 एंड R3 पाथ। ठीक है, और देखिए कोई भी हमारे पास में जब दो केसेस होते हैं और कोई भी एक केस वहां से हमने डिस्कस करना होता है तो हम यहां पर 2 से उसको डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ओनली 1 आउट ऑफ दीज 2, देन यहां पर डिवाइड बाई 2 किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था नेट में, वहां पर 2 बॉक्स गिवन थे। ठीक है, इसमें जैसे 3 रेड और 5 व्हाइट बॉल्स गिवन थे, और यहां पर 5 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स यहां पर गिवन थे। ठीक है, अब इन दोनों बैग्स में से किसी भी एक बैग में से आपने एक बॉल को चूज किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसी तरीके से पूछा गया कि दैट इट इज रेड और इट इज व्हाइट। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे और प्लस करके, ठीक है, और तो केस आएगा ही, डिवाइडेड बाय 2 भी करना था वहां पर, इंपॉर्टेंट है यहां पर ये चीज। ठीक है, तो यहां पर इसलिए यहां पर 2 करना पड़ेगा क्योंकि 1 ऑफ दीज 2 है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी R1 की कितनी है कि पाथ जो है ब्लॉक ना हो, यह है 2/3। तो 2/3 एंड यूज किया तो मल्टीप्लीकेशन होगा 2/3, प्लस में सेम यहां पर है 2/3 इंटू 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा 4/9 प्लस 4/9, 8/9 मल्टीप्लाई विद द हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स 4/9 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन को करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में गिवन है कि क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं हमारे पास में, और यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं इंटरेक्ट जो आपस में नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स एंड दे आर इन दी स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड दैट पोटेंशियल इज गिवन एज V ऑफ R इज इक्वल टू गामा R क्यूब, फिर गामा इज सम कांस्टेंट। यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीन एनर्जी पर पार्टिकल। ठीक है, मीन एनर्जी पर पार्टिकल ये आपने फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे वो थे 3/2 kT, 5/2 kT, 3/2 गामा kT और 5/2 गामा kT। तो इसको कैसे करेंगे, अब यहां पर देखिए ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ, पर यहां पर क्लासिकल फिजिक्स का भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि वायरल थ्योरम का यहां पर आप यूज कीजिए, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है, साथ ही साथ पार्टिकल्स कैसे हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स गिवन। इसलिए वायरल थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल अगर है such that V is that proportional to R to the power n, then expectation value of kinetic energy is equals to n/2 of the potential energy expectation value। यहाँ पर ये जो n है ना, ये इसकी पावर है R की। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब हो गया यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 3/2 of V। ठीक है, और you say that V is equal to 2/3। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, मीन एनर्जी फाइंड आउट किया हुआ है आपसे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा T प्लस में V, तो 5/3 और यहां आ जाएगा T। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां आपने वायरल थ्योरम का यूज किया, अब यहां पर जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे।
देखिए दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ यहां पर पूछने लग रहा है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स प्लस क्लासिकल फिजिक्स, दैट मींस वायरल थ्योरम प्लस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी F/2 kT, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दैट मींस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद F डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F/2 kT। ठीक है, तो यहां पर F कितना, F की वैल्यू कितनी होगी, देखिए स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो उस केस में यहां पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ठीक है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि यहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि वाइब्रेशन और रोटेशनल इफेक्ट्स यहां पर होने लग रहे हैं, तो हम तो ट्रांसलेशन इफेक्ट ही मान के चलेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर कितनी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 3/2 kT हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5/3 इंटू 3/2 kT। ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए n से आप मल्टीप्लाई कीजिए, पर क्योंकि पर पार्टिकल पूछा है आपसे इसलिए यहां पर आ जाएगा 5/2 kT। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट जो है थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में अगेन फिर से एक बार जो है क्लासिकल फिजिक्स से बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्वांटम फिजिक्स भी ऐड किया गया। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो टफ माना गया है, इसका मतलब ये है कि उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लासिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया, यहां पर इस केस में क्लासिकल प्लस क्वांटम को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कैसे देखिए, यहां पर हैमिल्टोनियन गिवन है। ठीक है, P1/2m प्लस में P2/2m, ये 2 कपल्ड ऑस्किलेटर्स के लिए है। ठीक है, प्लस में 12m ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस में x2 एंड प्लस में x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर। हमें यहां पर जो है एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंगली तो आप जानते हैं कितना होगा, n1 प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस में n2 प्लस हाफ और h कट ओमेगा। ठीक है, पर क्योंकि यहां पर एक एडिशनल टर्म यहां यूज की गई है तो यहां पर कुछ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, you know the condition in the classical physics to find out the normal mode frequencies is v minus omega square t, this is equal to 0। यहां से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, वो आप यहां पर पुट कीजिए तब आपके पास में आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाइए आप। यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी टर्म को हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो मोमेंटम के टर्म में है, ये वेलोसिटी के टर्म में है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगा m1/2 0। ठीक है, इसको x1 डॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको x2 डॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो m1/2 0 0 और m2/2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अच्छा एक चीज और, मास जो है यहां पर सेम यूज किए गए हैं, इसलिए यहां पर m1 की बजाय m1 m2 की बजाय m ही यूज कर लीजिए। ठीक है, तो m/2 और m/2। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं यहां से आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर 2x1 स्क्वायर। ठीक है, ये ओपन करने लग रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2x1 स्क्वायर प्लस में 2x2 स्क्वायर और माइनस में यहां से आ जाएगा 2x1 x2। ठीक है, वैसे यहां पर ऑपरेटर यूज किया गया है तो 2x1 x2 तो नहीं आना चाहिए, यहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा x1 x2 और माइनस में x2 x1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। और अगर इसके हम मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स क्या आएगी हमारे पास में, इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, देखिए m ओमेगा स्क्वायर, इसको आप k लिख सकते हैं, हार्मोनिक ऑस्किलेटर है तो स्प्रिंग कांस्टेंट k जो है इसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा k/2 इंटू 2, दैट मीन्स k। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर माइनस k/2। ठीक है, यहां पर भी माइनस k/2 और यहां पर आ जाएगा हाफ k इंटू 2, दैट मीन्स k। ये हमारे पास में आ गया पोटेंशियल भी। अब आप यहां पर पुट कीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रखिए, तो यहां से ओमेगा जो है इसकी दो वैल्यूज जो हमारे पास में आती हैं वो है √3k/m एंड √k/m। दैट मीन्स √3 ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज ओमेगा नॉट। और अब ये वैल्यूज आप यहां पर रख दीजिए।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस जो है जेस्ट के करने हैं। होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करेंगे कि जेस्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, गेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ जहां पर भी कॉन्सेप्ट आने लग रहा है उसमें आप जो है नोट करके रिविजन कीजिए लास्ट में, तो फिर आप जो है इस क्वेश्चन पेपर जो है इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।